वेलकम। याद होगा आपको लास्ट क्लास में हमने एक एंडिंग की थी क्लास की, एक इक्वेशन के साथ। मैंने आपको एक नई इक्वेशन समझाई थी। वो इक्वेशन क्या थी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आज की क्लास को हम उसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे। आपको याद आ रहा होगा हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन वो बात हमारी अभी कंप्लीट हुई नहीं थी। मैंने आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझाया था, इसके बेस पर एक वेन डायग्राम भी बनाया था। आप देख सकते हैं वेन डायग्राम। लास्ट क्लास में हमने इसका डिस्कशन किया था। एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था इसके बेस पर। हमें अभी बहुत कुछ समझना है इससे रिलेटेड, तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को डिटेल में लेने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमने एक कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशंस का, और फिर उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। वैसे अब फिर से हम एक नया कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, और फिर उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम अगेन कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से आप समझेंगे मेरी बात को। मैं यहाँ पर आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट है अ डाइस इज रोल्ड। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत बार हमने इसको देखा हुआ है। अब सोचिए इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम्स होंगे। हम पहले उसकी लिस्ट बना लेते हैं, क्या क्या आउटकम्स होंगे। दिस इज द एक्सपेरिमेंट, और अब हम बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम्स होंगे। तो इसके आउटकम्स बहुत क्लियर है, हम जानते हैं। आउटकम्स होंगे कि या तो हमें 1 दिखेगा, या 2 दिखेगा, या 3, या 4, या 5, या 6। दीज आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। इनके अलावा और कोई आउटकम पॉसिबल हो नहीं सकता, ये तो हम जानते हैं, बहुत क्लियर बात है। अब आप ध्यान से सुनेंगे आगे की बात। देखिए, मैं अगर किसी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स का एक सेट बना देता हूं, सेट। अब सेट कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये सारे हमारे आउटकम्स थे, और अब मैं बना रहा हूं इनसे एक सेट। हाउ अ सेट लुक्स। एक सेट कैसे दिखता है? हम इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं, उसमें हर एक आउटकम को अलग अलग लिखते हैं और उन्हें कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने हर आउटकम को लिखा और बीच में कॉमा लगा दिया, फिर से कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। ये बन गया एक सेट, और इस सेट का हम एक नाम भी रख देते हैं, इसका एक नाम भी हम रख देते हैं। सेट कोई सा भी बनता है, उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। नाम कैसे रखा जाता है? अल्फाबेट्स के थ्रू। हम इसका नाम ए रख सकते हैं, हम इसका नाम बी रख सकते हैं, हम इसका नाम सी, डी, ई, मतलब एनी अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट के थ्रू हम किसी सेट को डिनोट कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं। लेकिन वो अल्फाबेट कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो मैंने जैसे ही ये आपके सामने लिखा, तो इसे हम कहते हैं एक सेट। दिस इज अ सेट। अच्छा, अब गौर करने की बात यह है कि ये सेट किनका है, इस सेट में क्या क्या चीजें आ रही है। दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स का ये क्या है? एक सेट। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करता हूं, कोई सा भी आप एक्सपेरिमेंट और ले लीजिए। मैं तो अभी आपके सामने एक और सिंपल एक्सपेरिमेंट रख देता हूं कि हमने मान लीजिए एक कॉइन टॉस किया। अब उससे जितने भी आउटकम्स आते हैं, हेड्स और टेल्स, अगर मैंने उसका एक सेट बना दिया, ये देखिए मैंने एक और सेट बना दिया यहां पर। ऐसे मैं अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे की सारे आउटकम्स का एक सेट बना देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, उस सेट में सारे आउटकम्स मौजूद होने चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया, तो ऐसे वाले सेट को क्या कहा जाएगा? इस तरह के सेट को कहा जाता है सैंपल स्पेस। इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सैंपल स्पेस। मैं उल्टा करके आपको बता देता हूं। व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? इट इज अ सेट ऑफ all possible outcomes all possible outcomes of an experiment। किसी एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स का जब हम एक सेट बना देते हैं, तो दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को सिंबल कैसे दिया जाता है? या तो उसको एस
से सिंबलाइज किया जाता है, और या उसको एक सिंबल दिया जाता है ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा, ये एक सिंबल होता है। तो सैंपल स्पेस का सिंबल क्या यूज किया जाता है, या तो एस और या ओमेगा। नॉर्मली द सिंबल यूज्ड इज एस, एस को सबसे कॉमनली यूज किया जाता है सैंपल स्पेस के लिए, ठीक बात है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं इसका नाम, अब बताइए, ये जो मैंने सेट बना रखा है, ये सेट किसका है, सारे पॉसिबल आउटकम्स का है, तो ये क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। तो इसलिए मैंने इसका नाम भी क्या रख दिया, एस। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया नया, और वो क्या है, वो है सैंपल स्पेस। अच्छा, इस सैंपल स्पेस में जो हर एक आउटकम है, हम उस हर एक आउटकम को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 1 इज एन आउटकम, 2 इज ऑल्सो एन आउटकम, 3 इज ऑल्सो एन आउटकम, 4 भी एक आउटकम है, 5 भी एक आउटकम है, 6 भी एक आउटकम है। इन हर एक आउटकम को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सैंपल पॉइंट, इन्हें हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। तो मैं ये कह सकता हूं सैंपल स्पेस तो एक कंप्लीट सेट है सारे आउटकम्स का, और हर एक आउटकम को इंडिविजुअली क्या कहा जाता है, सैंपल पॉइंट। ये दो बातें क्लियर हो गई आपको, सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट। चलिए ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं कि आप मुझे ये बताइए कि अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था हमने, डाइस को रोल करने का, और फिर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एस की, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एस की, और एस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, सैंपल स्पेस। मैं चाहता हूं आपसे कि आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो बताइए वो क्या होगी। कहने का मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो जो आउटकम आएगा वो सैंपल स्पेस में से कोई ना कोई आउटकम आना चाहिए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलेंगे सर सैंपल स्पेस में से ही तो आएगा आउटकम, इसके अलावा तो कोई आउटकम आ ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर हम सैंपल स्पेस की ही प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल बात है 6 आउट ऑफ 6, क्योंकि टोटल आउटकम 6 होते हैं और सैंपल स्पेस में भी 6 की 6 ही आउटकम लिखे हुए हैं, सही बात है ना। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूं तो वो हमेशा ही क्या आएगी, 1 आएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों, कारण फिर से सुन लीजिए, क्योंकि सैंपल स्पेस में हमने सारे आउटकम्स कवर कर लिए ना। अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहूंगा तो वो तो हमेशा 1 ही आएगी, क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और सैंपल स्पेस में सारी चीजें आ चुकी है ऑलरेडी, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, एग्जैक्टली 1 होगी। तो ये कुछ सिंपल सिंपल सी बातें हैं, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब मैं आपको साथ के साथ में एक वेन डायग्राम का सिस्टम भी बताते चलूंगा। वेन डायग्राम्स का मैंने आपको एक सैंपल बताया भी था लास्ट क्लास में। वेन डायग्राम में होता क्या है, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले, और ये रेक्टेंगल हमें क्या शो कर रहा होता है, ये रेक्टेंगल हमें शो करता है सारा का सारा सैंपल स्पेस। दिस रेक्टेंगल डिनोट्स द होल सैंपल स्पेस, इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं एस। तो आप बताइए रेक्टेंगल जो है इसमें क्या दिख रहा होगा, सारा का सारा सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये कह सकता हूं इस पूरे रेक्टेंगल में क्या होगा, इस पूरे रेक्टेंगल में सारे के सारे आउटकम्स लिखे हुए हैं, ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये देखिए सारे के सारे आउटकम्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं। तो दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में ये रेक्टेंगल हमें क्या शो कर रहा है, द होल सैंपल स्पेस। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, हम इस एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट बनाते हैं। वैसे तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे इवेंट्स बनाए जा सकते हैं,
आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ये बात आपको बताई भी थी कि इवेंट दो तरह के हम कह सकते हैं। एक होता है सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट और दूसरा होता है कंपाउंड इवेंट, राइट। सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं? जिस इवेंट का में एक ही पर्टिकुलर आउटकम कवर होता है। जैसे मान लीजिए मैं इस एक्सपेरिमेंट, कौन से एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं? डाइस को रोल करना। इस एक्सपेरिमेंट से अगर मैं सिंपल इवेंट बनाना चाहूं यानी एलिमेंट्री इवेंट बनाना चाहूं तो वो क्या बनेगा? क्या क्या इवेंट बन जाएंगे बताइए? जैसे एक इवेंट बनेगा दैट द आउटकम इज 1, फिर एक इवेंट में अलग से क्या बनाऊंगा? दैट द आउटकम इज 2, थर्ड आउटकम इज 3, आउटकम इज 4, आउटकम इज 5, आउटकम इज 6। ये सारे क्या हो गए? एलिमेंट्री इवेंट्स। इसके अलावा फिर मैं बहुत सारे कंपाउंड इवेंट्स भी बना सकता हूं। कंपाउंड इवेंट्स में क्या होगा? मैं मान लीजिए कुछ इस तरह का इवेंट बना देता हूं कि डाइस इज रोल्ड, द नंबर शुड बी एन इवन नंबर। अब बताइए अगर मैंने इस तरह का इवेंट बनाया, मैं एक बार लिख भी देता हूं ये इवेंट, तो मैं एक नया इवेंट बना रहा हूं और इवेंट का भी हम एक नाम रखते हैं, उसको भी हम एक सिंबल देते हैं। तो मान लेते हैं मैंने एक इवेंट बनाया ए नाम का और वो इवेंट क्या है? द आउटकम इज एन इवन नंबर। हमने डाइस रोल किया और हम क्या इवेंट बना रहे हैं यहां पर कि जो नंबर आए वो इवन नंबर आए, ठीक है। उस इवेंट का मैंने नाम क्या रखा? ए इज द इवेंट, ठीक है। और उस ए इवेंट में मैंने क्या लिखा? इवन नंबर आना चाहिए। अच्छा, अब आप जानते हैं ये कोई एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, ये कंपाउंड इवेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें तो तीन तीन चीजें आ जाएगी। आप जानते हैं इवन नंबर में 2 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है और 6 भी आ जाता है इस डाइस के अंदर। तो ये तीन इसके रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं तो हम इसको एलिमेंट्री इवेंट नहीं बोल सकते, हम इसको क्या बोलेंगे? दिस ए इज अ कंपाउंड इवेंट, दिस इज अ कंपाउंड इवेंट। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो वेन डायग्राम हमने बनाया, ये जो वेन डायग्राम हमने बनाया, इस वेन डायग्राम में मैं इस वाले इवेंट को शो करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? इस वेन डायग्राम में, मतलब अब तक जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, देखिए रेक्टेंगल में तो सारे के सारे आउटकम्स आ जाते हैं, मतलब ये तो सैंपल स्पेस को डिनोट कर रहा होता है। लेकिन अब मैं इसमें एक इवेंट बनाना चाहता हूं और इवेंट में कौन सा वाला बनाना चाहता हूं इस बार? इवन नंबर वाला, इवन नंबर वाला। यानी मैं इस ए नाम के इवेंट को इस वेन डायग्राम में शो करना चाहता हूं। तो मान लीजिए ये हमने बना लिया ए नाम का इवेंट। ये जो मैंने सर्कल यहां पे बनाया है, दिस इज द इवेंट ए, ये है ए नाम का इवेंट, दिस इज इवेंट ए, राइट। चलिए मैं अंदर लिख देता हूं ए नाम को, दिस इज आवर इवेंट ए। और आप जानते हैं इस इवेंट के आउटकम्स में क्या क्या आने वाला है? इस इवेंट के अंदर कौन कौन से फिगर्स आने वाले हैं? 2, 4 एंड 6, मतलब इवन नंबर्स। अब देखिए ये होता है एक वेन डायग्राम, मैंने आपको दिखा दिया वेन डायग्राम में क्या होता है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर सर्किल होते हैं। अच्छा, ये जो सर्किल है ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग एन इवेंट, ये किसी पर्टिकुलर इवेंट को शो कर रहा है। अभी हमने कौन सा इवेंट लिया है? दैट द आउटकम इज एन इवन नंबर। अच्छा, मैं आपसे अगर जानना चाहूं, बताइए इस ए इवेंट में क्या क्या आउटकम्स आने वाले हैं? आप बोलेंगे सर 2, 4 और 6, बस ये तीन ही आएंगे, ठीक है। और मैंने अभी इसको शो भी कर दिया है वेन डायग्राम के अंदर। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। क्या मैं वेन डायग्राम में एक से ज्यादा इवेंट्स शो कर सकता हूं? क्या मैं एक से ज्यादा इवेंट्स शो कर सकता हूं? आंसर इज यस, मैं एक से ज्यादा इवेंट्स भी शो कर सकता हूं। हर इवेंट को एक सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, हर इवेंट का एक अलग सर्किल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं अब आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। तो मान लेते हैं मैंने एक और इवेंट यहां पर बनाया और वो इवेंट क्या है? बी इज द इवेंट दैट द आउटकम इज मोर देन 3, दैट द आउटकम इज मोर देन 3। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि इस इवेंट में क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या चीजें आने वाली है? तो मोर देन 3 में क्या क्या आता है? अगर हमने डाइस रोल की तो इसमें तीन चीजें आती है, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब देखिए हमारा एक्सपेरिमेंट सेम है,
लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से मैंने यहाँ पर दो इवेंट बना दिए हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी। मैं चाहता हूं अब एक वेन डायग्राम बना दूं मैं इसी का। किस तरह बनेगा वो, आइए बना देते हैं एक वेन डायग्राम। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। बताइए रेक्टेंगल हमें क्या शो कर रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सैंपल स्पेस, मतलब इसमें सारे आउटकम्स नजर आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे पहले इवेंट ए बनाता हूं। दिस इज आवर इवेंट ए। आप मुझे बताइए इस इवेंट ए में क्या क्या नंबर्स आते होंगे? इसमें आते होंगे 2 4 एंड 6, राइट? 2 4 एंड 6 ये तीनों आते होंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं एक और भी इवेंट बनाता हूं बी नाम का। बी नाम का इवेंट मैंने बनाया और उसको मैंने एक नए सर्किल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देख लीजिए ये है हमारा दूसरा इवेंट, इसका नाम है बी। दिस इज इवेंट बी। ठीक है, ये क्या है? इवेंट बी। और मैं आपसे अगर जानना चाहूं बताइए इसमें क्या क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें आ रहा है 4 5 एंड 6। ठीक है ना, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या क्या आ रहा है, 4 5 एंड 6। मैं इसको एक बार डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं, इस सेकंड वाले सर्किल को। तो मैंने यहां पर ब्लू कलर से इसको शो कर दिया। तो आप यहां पे साफ देख पा रहे हैं कि इवेंट ए जिसमें 2 4 और 6 आ रहा है और इवेंट बी जिसमें 4 5 एंड 6 आ रहा है। अच्छा, ये दोनों इवेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्यों ओवरलैप कर रहे हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि इन दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। आप बताइए क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आप साफ देख सकते हैं 4 और 6 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है। 4 एंड 6 इज कॉमन, राइट? ठीक है, तो आप यहां पर साफ देख रहे हैं मैंने एक वेन डायग्राम बनाया जिसमें मैंने एक से ज्यादा इवेंट्स शो कर दिए। इसी तरह हम हो सकता है 3 इवेंट यहां पर शो कर दे, 3 इवेंट्स। तो उसके लिए मैं अलग अलग 3 सर्किल्स बनाऊंगा और वो तीनों सर्किल्स में अगर कुछ कॉमन हुआ तो वो सर्किल्स भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बनाई जाएंगे। ठीक है ना? खैर अभी मैं 3 वाले पर नहीं आ रहा हूं, अभी पहले हम इस 2 वाले को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं। अब हम इस वेन डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम जरा इस वेन डायग्राम का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ये जो वेन डायग्राम है, इसमें इस अकेले वेन डायग्राम को देख करके आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि इस डायग्राम में व्हाट इज ए, वो तो हम जानते हैं, इवन नंबर्स का एक सेट है ये, इसमें सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। बी क्या है? इसमें सारे वो नंबर्स आ रहे हैं विच आर मोर देन 3 4 5 6, राइट? ठीक है, अब यहां पर ए इंटरसेक्शन बी किसको कहते हैं? तो देखिए फिर से मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं आपको फिर से बताता हूं। ये जो उल्टा यू होता है दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। और ये क्या शो कर रहा होता है? ये हमें शो करता है वो सारे के सारे नंबर्स या वो सारे के सारे आइटम्स विच आर इन ए एंड बी। ऐसे सारे नंबर्स जो ए और बी दोनों में है, इन ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या शो करता है? ऐसी चीजें विच आर बोथ इन ए एंड बी। जो चीजें ए और बी दोनों में है, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर हमें कॉमन आइटम्स दिखाए जा रहे हैं, कॉमन आउटकम्स दिखाए जा रहे हैं। सही बात है ना? तो आप मुझे बता सकते हैं दोनों इवेंट्स में, ए और बी दोनों इवेंट्स में कॉमन आउटकम्स कौन से हैं? साफ दिख रहा है कॉमन आउटकम्स है 4 एंड 6। तो वही है हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला इवेंट। देखिए हमारे पास एक इवेंट था ए, एक इवेंट था बी, हमने दोनों से बनाया एक नया इवेंट। नया इवेंट का नाम हमने क्या रखा? ए इंटरसेक्शन बी। और उस नए इवेंट में क्या क्या दिख रहा है हमें? कॉमन वाली चीजें, यानी ऐसी चीजें जो ए और बी दोनों में है, बोथ इन ए एंड बी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर अगर मैं उसकी मार्किंग कर दूं वेन डायग्राम में तो किस तरीके से शो होगा वो?
ये जो पूरा का पूरा शेडेड एरिया मैंने आपको दिखाया, ये पूरा का पूरा एरिया है ए इंटरसेक्शन बी, राइट? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? तो आपको एक बात समझ में आ गई, इंटरसेक्शन किसको कहते हैं। इसी तरह अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखिए एक और चीज हम देख लेते हैं यहां पर, विच इज कॉल्ड ए यूनियन बी। अब यहां पर ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड यूनियन, दिस इज कॉल्ड यूनियन। अगेन हुआ क्या, मेरे पास में दो इवेंट्स है ए और दूसरा है बी। मैंने इन दोनों इवेंट से क्या बना दिया, मैंने इन दोनों इवेंट से क्या बना दिया एक नया सेट, और उस नए सेट का नाम क्या रखा? ए यूनियन बी। सवाल है ए यूनियन बी का मतलब क्या है, देख लेते हैं। ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ए यूनियन बी का मतलब है ऐसे सारे के सारे आउटकम्स हमें बताने हैं विच आर इन आइदर ए और बी, जो या तो है ए में या है बी में, ठीक है? मैं इसको हिंदी में लिख दूं तो ए या बी, समझ में आ गया? ऐसे सारे आउटकम्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, मतलब वो ए या बी में से किसी ना किसी में होने चाहिए, किसी में भी हो, ए में हो या बी में हो, किसी में भी हो। अच्छा, क्या इसमें ऐसे भी सारे आउटकम्स आ जाएंगे जो ए बी दोनों में कॉमन है? क्या इसमें ऐसे भी आ जाएंगे? यस, इसमें ऐसे भी सारे आउटकम्स आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है, वो भी आएंगे। क्योंकि मैंने आपको इसका सीधा मतलब क्या बताया, ए यूनियन बी मींस ऐसे सारे आउटकम्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, या तो वो होने चाहिए ए में या होने चाहिए बी में, किसी में भी होंगे तो चलेगा, ठीक है ना? अब आप मुझे बताएंगे कि ए यूनियन बी में क्या क्या आने वाला है, फटाफट से आप सेट बनवा दीजिए। ए यूनियन बी में क्या क्या आने वाला है बताइए। आपके सामने ए भी है, आपके सामने बी भी है, आप बताइए ऐसे कौन कौन से आइटम्स है जो या तो ए में है या बी में है, कॉमन भी चलेगा। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है देखिए, 2 4 5 6, आप खुद देख सकते हैं। मैंने बेसिकली इसमें क्या लिख दिए, मैंने इन दोनों इवेंट्स में ए और बी वाले जो इवेंट्स हैं उसमें जो जो भी आउटकम थे ना सारे लिख डाले, इसमें सारे लिख दिए। ए और बी जो दो इवेंट है उसमें जो कोई भी आउटकम्स है मैंने सारे इसमें लिख दिए। आप देख सकते हैं ये जो मैंने चारों आउटकम्स इसमें लिखे हैं वो या तो आपको ए में मिलेंगे या आपको बी में मिलेंगे। हाँ, कॉमन वाले भी इसमें आ गए, लेकिन हम बोलेंगे तो यही ना कि ये सारे आउटकम्स या तो ए में नजर आ रहे हैं या बी में नजर आ रहे हैं, या दोनों में भी दिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज ए यूनियन बी। वेन डायग्राम में मैं अगर आपको ये शो करना चाहूं कि ए यूनियन बी किसे कहा जा रहा है, तो आप चलिए देखिए, वेन डायग्राम में मैं इसको इस तरह दिखाता हूं कि देखिए ये जो हमारा पूरा का पूरा एरिया है, देखिए मैं बाउंड्री बना देता हूं एक पूरी, ये जो मैंने रेड कलर से बाउंड्री आपको बना के दी है, ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, मैं ये कह सकता हूं दोनों इवेंट्स जो भी एरिया कवर कर रहे हैं, ये दोनों इवेंट्स जो टोटल एरिया कवर कर रहे हैं वो टोटल एरिया को ही हम कह रहे हैं ए यूनियन बी, ठीक है ना? तो दिस रेड बाउंड्री इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी, ठीक है? आप देख सकते हैं इसमें वो सभी चीजें आ जाएंगी जो या तो ए में है या बी में है, नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है? चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब ये ए यूनियन बी हम निकालना चाहे अगर, तो इसका एक फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, आइए देखते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला किस तरह बनेगा, मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं सबसे पहले तो इवेंट ए को लिखूंगा। आप देखिए वेन डायग्राम को भी आप साथ में देखते चलिए, हम यहां पर सबसे पहले तो इवेंट ए को ले लेते हैं, राइट? पूरे के पूरे एक सर्किल को हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पर पूरे के पूरे ए को अगर ले लूं, पूरे के पूरे ए को अगर ले लूं और उसमें मैं ऐड कर दूं बी को भी, अब सोचिए ये बी है मान लेते हैं, मैंने इसको भी ऐड कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने ए और बी दोनों को ऐड किया तो प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो एरिया है, ये जो कॉमन वाला एरिया है, ये दोनों में काउंट कर लिया गया।
यानी इसे हमने ए में भी इंक्लूड कर लिया, इसको हमने बी में भी इंक्लूड कर लिया। आप बताइए इस कॉमन एरिया का नाम क्या रखा था हमने? इसको हम कहते थे ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया है ये 2 बार गिनती में आ गया। ये तो गलत हो गया ना, हम एक चीज को 2 बार थोड़ी गिन सकते हैं। तो अब हमें इसे एक बार हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो कॉमन वाला एरिया आपको दिख रहा है वहां पे 2 लेयर चढ़ गई है, तो हमें एक लेयर तो हटानी पड़ेगी ना, तभी तो सिंगल लेयर बनेगी पूरी। समझ पा रहे हैं आप? तो मुझे एक बार इसे माइनस करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ए इंटरसेक्शन बी को हटा देता हूं। 2 बार था, उसमें से मैंने एक बार हटा दिया इसको। अब ये करते ही मेरा पूरा एक सिंगल लेयर तैयार हो चुका है, पूरा का पूरा सिंगल लेयर। और अब मेरे पास क्या आ चुका है? अब मेरे पास ये पूरा का पूरा एरिया आ गया, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया भी था अभी, ए यूनियन बी वाला पूरा एरिया आ चुका है, ठीक है। ये है हमारा ए यूनियन बी। इज इट ओके? ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, अब हम तो अभी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे ना हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी हमसे। तो अगर हमसे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम उसके लिए पहले अलग से ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसके बाद फिर हम अलग से बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को हमने जोड़ दिया, और फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले अकेले ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर अकेले बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और फिर ए इंटरसेक्शन बी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। निकालने के बाद मैं ये फॉर्मूला लगा के ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। अब मैं आपको इसको इंप्लीमेंट करना सिखा देता हूं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लेते हैं क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ नंबर is drawn या is selected at random, if a number is selected at random from first 100 natural numbers, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से हमने एक नंबर को रैंडमली सेलेक्ट किया। मतलब नेचुरल नंबर्स किनको कहते हैं आपको मालूम होगा, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 1 से लेकर 100 के जो नंबर्स है, 100 नंबर है हमारे पास, इनमें से हमने रैंडमली एक नंबर को सेलेक्ट किया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि द नंबर विल बी डिविजिबल बाय, ये जो नंबर है इट विल बी डिविजिबल बाय 4 और 6। ये जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए या तो 4 से या 6 से। मैं और क्लियर लिख देता हूं, बाय आइदर 4 और 6, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए मैं अच्छे से लिख दूं इसको। जो नंबर हमारा निकलना चाहिए, इट विल बी डिविजिबल बाय आइदर 4 और 6, या तो वो 4 से डिविजिबल निकले या 6 से डिविजिबल निकले, राइट। कैसे करेंगे हम ये काम, बहुत ध्यान से आप देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो जरा क्वेश्चन को पढ़ के ये डिसाइड करूं कि क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या जा रहा है। एक तरह से मैं क्वेश्चन के 2 टुकड़े कर सकता हूं, जैसे मैं एक बार के लिए आपके आगे लिख देता हूं। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया ए एक ऐसा इवेंट है जो कहता है द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो मैंने इसमें से एक इवेंट बना दिया 4, और दूसरा मैं इवेंट बना देता हूं कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से किसी एक को रैंडमली उठाया। दिस इज द एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में से मैंने ये 2 इवेंट बना दिए, ए और बी, ठीक है। मतलब मैंने इस क्वेश्चन के 2 टुकड़े कर दिए। इसने बोला था आइदर 4 और 6, मैंने इसको 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया।
अच्छा, अब क्वेश्चन मेरे से जानना क्या चाह रहा है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। अगर हमने यही नहीं पहचाना तो फिर हम सही रास्ते पे शायद नहीं चल पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन हमसे चाह ये रहा है कि या तो ए वाला इवेंट होना चाहिए या बी वाला इवेंट होना चाहिए। बताइए, मैं ऐसा कह सकता हूं ना, आइदर इवेंट ए शुड हैपन और इवेंट बी शुड हैपन। और मैंने आपको क्या बोला था, इसी को हम सिंबल के फॉर्म में ए यूनियन बी लिखते हैं। ए यूनियन बी का मैंने आपको यही मतलब बताया हुआ है कि या तो ए हो या बी हो, कुछ भी हो चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताइए, क्या इसमें कॉमन वाले केस भी आ रहे होंगे? क्या इसमें कॉमन वाले केस भी आ रहे होंगे? क्या इसमें ऐसे वाले नंबर भी मुझे बताने होंगे जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो? तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि यस, इसमें कॉमन वाली चीजें भी हमको लेनी होती है। ए यूनियन बी में हमें वो केसेस भी बताने होते हैं जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, यानी कॉमन वाले केसेस भी हमें बताने हैं। इसका मतलब इसमें वो भी केसेस आ रहे होंगे जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, वो भी आ रहे होंगे। ये आपको क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अब निकलता कैसे है ये? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम अलग से ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अलग से बी की निकालते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं अलग से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, राइट? ठीक है। अब सबसे पहले चलिए हमारा फोकस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं हम, यानी हमें सोचना है कि शुरू के 100 नेचुरल नंबर्स में से ऐसे कितने केस होंगे जो नंबर जो आए वो 4 से डिविजिबल हो। आप बताइए, ऐसे कितने नंबर होते हैं शुरू के 100 में से जो 4 से डिविजिबल होते हैं? कैसे पता चलेगा? अगर हम गिनने बैठे तो हम ऐसे गिनेंगे कि सबसे पहला नंबर है 4, दूसरा है 8, मतलब हम 4 की टेबल बोलते जाएंगे जब तक हम 100 तक ना पहुंच जाए। बताइए, ऐसे कितने नंबर हमें पता चलेंगे? तो या तो आप इसको गिनते रहिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस तरह से जब तक आप 100 तक ना पहुंच जाए। और नहीं तो आप चाहे तो इसका आप शॉर्टकट तरीका क्या यूज करेंगे? आप इसका शॉर्टकट तरीका क्या यूज करेंगे? सिंपल बात है, देखिए, आप कैलकुलेटर लेंगे और उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करनी होगी। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है तो आप 100 को डिवाइड कर दीजिए, किससे? आप 100 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 25 आ गया। तो सीधी बात है, ऐसे 25 नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल है। ऐसे 25 नंबर आप काउंट भी करके देख सकते हैं। अच्छा, तो बता दीजिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ऊपर तो आ जाएगा 25 फेवरेबल वाले आउटकम्स, और नीचे टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? सीधी बात है, हम 100 में से किसी एक नंबर को उठा रहे हैं तो ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? 100 तरीकों से। तो 25/100, राइट? तो कुल मिलाकर इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.25, राइट? ठीक है। इसी तरह अभी हम बी की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बताइए, बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? फिर से आप क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो देखते क्या आता है। आइए कैलकुलेटर पे करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 6। अब इससे हमारा आंसर आ रहा है 16 पॉइंट समथिंग। आप क्या करिए, पॉइंट के आगे वाले को पूरे को हटा दीजिए, तो केवल आपको 16 देखना है, पॉइंट के पहले वाला देखना है, मतलब केवल आपको 16 देखना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कुल मिला के ऐसे 16 नंबर होंगे 100 तक में विच विल बी डिविजिबल बाय 6। आप गिन के भी देख सकते हैं, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। आप देखेंगे तो ऐसे कुल मिला के आपको 16 नंबर मिलेंगे। बताइए प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो जाएगी? 16/100 यानी 0.16। इज इट क्लियर? फिर हम चलते हैं। अब बताइए, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिया। मैंने क्या निकाल लिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला 0.16। अब मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब ये बहुत जरूरी चीज है। क्यों? पहले आप बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? यानी ऐसे कॉमन नंबर्स जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। आप सोचिए, ऐसे जो नंबर्स है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, ऐसे नंबर्स को मैंने यहां भी काउंट कर लिया होगा और मैंने यहां भी काउंट कर लिया होगा। मैंने दोनों जगह उनको ले लिया होगा, तो उनकी डबल काउंटिंग हो गई होगी। तो मुझे एक बार उन्हें हटाना भी तो पड़ेगा ना।
इसीलिए तो हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते थे एक बार, आपको याद आ गया होगा रीजन। तो हमें अब ये पहचानना है ऐसे कितने केस हैं जो दोनों से डिविजिबल हो। बताइए 4 और 6 दोनों से डिविजिबल ऐसे कितने नंबर होंगे, कैसे पता चलेगा? अब ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आपने बचपन में सीखा होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमें क्या करना है, 4 और 6 का लेना है एलसीएम, ये आपको याद रखना है, तरीका यही रहेगा। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो अगर आप निकालेंगे उसका एलसीएम, आपको तरीका पता होगा, तो वो आएगा 12, एलसीएम विल बी 12। अब आपको क्या करना है, इस 12 के जितने भी डिविजिबल नंबर्स हैं वो पहचानने हैं। आप मुझे बताइए ये जो एलसीएम हमने निकाला 12, ऐसे कितने नंबर है जो 12 से डिविजिबल हो, ऐसे कितने नंबर है 100 तक में जो 12 से डिविजिबल हो, कैसे पता चलेगा बताइए? ऐसे कितने नंबर है जो 12 से डिविजिबल हो, कैसे मालूम पड़ेगा? आपको वही टेक्निक फॉलो करनी है। आपको क्या टेक्निक फॉलो करनी है, 100 डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए आप। अच्छा वैसे अगर हम गिनने बैठे तो एक तो 12 है, एक 24 है, एक 36 है, एक 48 है, मतलब आपको 12 की टेबल बोलनी है 100 तक के अंदर अंदर। तो आप देखेंगे आपको कुल मिला के ऐसे कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। आप यहां भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके देख सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय आपने 12 किया तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मैंने आपको बोला आपको इसे सिर्फ 8 मानना है, मतलब ऐसे 8 केसेस हैं। बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 8/100। मैं ये कह सकता हूं कि 8 ऐसे केसेस हैं, 8 ऐसे नंबर है जो कॉमन है, जो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया 12, 24, 36, 48, ये सारे नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे और 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो हमने उनको देख करके हटा दिया, ठीक है। अब हमारा आंसर सामने आ ही गया, 0.25 प्लस 0.16 माइनस 0.08, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.33। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपने देखा हमने कैसे किया, हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा। पहले 4 के डिविजिबल वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर दोनों का जो कॉमन आ रहा है 12 उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये तरीका हमें यूज करना है, राइट। तो ये फॉर्मूला हमने कब यूज किया बताइए, ये फॉर्मूला हमने कब यूज किया? ये फॉर्मूला हमने तब यूज किया जब हमसे पूछा जाता है आइदर ए और बी, आइदर दिस और दिस, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो मतलब वो हमसे ए यूनियन बी मांग रहा है, ए यूनियन बी पूछ रहा है, ठीक है ये बात, ओके क्लियर। चलिए अब आपको ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं थोड़ी और आपको बातें बताता हूं इसी टॉपिक से रिलेटेड। आप ध्यान से देखेंगे, ये वेन डायग्राम है हमारा, ये हमारा वेन डायग्राम है। इसमें लेट्स से दीज आर द 2 सेट्स ए एंड बी। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं ये, वो हम अभी जानते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किनको कहते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनने वाले हैं। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किनको कहते हैं। पहली बात, ये तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट हमने जरूर किया होगा, और उस एक्सपेरिमेंट से मान लीजिए मैंने 2 इवेंट्स बनाए, 2 या 2 से ज्यादा मैं इवेंट बना सकता हूं, लेकिन अभी मैं आपको 2 इवेंट के थ्रू समझा देता हूं। तो ए और बी मान लेते हैं 2 इवेंट्स हैं, इन दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब कहा जाएगा, मैं केवल एक्सक्लूसिव लिख देता हूं, कब कहा जाएगा इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ध्यान से आप सुनेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए अभी जो मैंने ऊपर वेन डायग्राम बनाया है उसमें तो आपको दिख रहा है कि ए और बी में कुछ कॉमन भी है, ये तो हमारा नॉर्मल केस हो गया। और अब अगर मैं एक ऐसा वेन डायग्राम बनाऊं जिसमें ये तो हमारी सैंपल स्पेस है और ये हमारे 2 इवेंट्स है ए एंड बी, आप बताइए इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं, नथिंग इज कॉमन। तो अब हम बोल देंगे कि ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इफ नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम,
उनमें कुछ भी कॉमन अगर नहीं है, कोई भी आउटकम उनमें कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, या मैं इसी को और कैसे बता सकता हूं, इसी बात को मैं और कैसे लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं, सही बात है ना। बताइए, अगर मैं आपको इस सेकंड वाले वेन डायग्राम को देख के पूछूं कि बताओ इसमें ए इंटरसेक्शन बी कुछ है क्या, आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है, कॉमन तो है ही नहीं ना इसमें। तो यानी मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते भी है तो वो जीरो आएगी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो क्या आएगी, जीरो आएगी। कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं। तो ये भी क्या, किसके लिए कह रहा हूं मैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं इसका, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं हमने एक कॉइन टॉस किया, या मान लेते हैं कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लें कि अ कार्ड इज ड्रॉन, हमने कार्ड उठाया है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं फ्रॉम 52 कार्ड्स। अब मैं यहां पर दो इवेंट बनाता हूं, एक तो ए और एक बी। इवेंट ए है दैट द कार्ड इज, कि वो जो कार्ड उठना चाहिए वो स्पेड है, वो स्पेड है। और मैंने सेकंड इवेंट बनाया कि वो जो कार्ड उठना चाहिए दैट इज क्लब। अब आप मुझे बताइए कि अगर पहला इवेंट में देखूं तो उसमें बोला जा रहा है स्पेड आना चाहिए, दूसरे में क्लब आना चाहिए। क्या कोई ऐसा पत्ता हो सकता है जो ए और बी दोनों में आ रहा हो, यानी वो स्पेड भी हो और क्लब भी हो? ऐसे तो कोई पत्ते होते ही नहीं है। इसका मतलब ये जो दोनों इवेंट्स हैं इनको हम बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। और अगर मेरे को यहां पर कोई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पूछे, मैं बोलूंगा यार है ही नहीं, वो तो ए इंटरसेक्शन बी का तो नामो निशान नहीं है, यहां पर कुछ कॉमन तो है ही नहीं, देयरफॉर उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, राइट, ठीक है। आप सोचिए अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है, तो अगर कोई मेरे से ये पूछना चाहे, देखिए मैं इस वाले वेन डायग्राम को तो हटा ही देता हूं क्योंकि अभी ये हमारे काम का नहीं है। अगर कोई मेरे से इस वेन डायग्राम को देख के ये पूछना चाहे कि बताओ जरा कि ए यूनियन बी कैसे निकाले हम, तो मेरे को याद आता है यार ए यूनियन बी का तो हमने एक फॉर्मूला सीखा है। क्या है वो फॉर्मूला? हमने इसका फॉर्मूला सीखा है कि पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसमें बी की प्रोबेबिलिटी जोड़ो और माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं सामने वाले को बोलूंगा कि देख लो भाई ये है ए यूनियन बी का निकालने का तरीका। लेकिन क्योंकि यहां पे ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो है, ये तो जीरो है, तो मैं इसको हटा ही देता हूं ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो है ही नहीं। देयरफॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमारा क्या रह जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो है ही नहीं ना, यहां पर जीरो है। क्लियर हो गया? देखिए मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में आपको अलग अलग बातें बता रहा हूं। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं इसके बारे में। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप अपने दिमाग में ये एग्जांपल रखिए स्पेड और क्लब वाला, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ऐसे केस में अगर इवेंट ए हो रहा होगा तो बी नहीं हो रहा होगा, ये पक्की बात है। अगर ए हो जाएगा तो बी के होने की चांसेस खत्म हो जाएगी, और अगर बी हो रहा होगा तो ए के होने की चांसेस खत्म हो जाएगी। देखिए जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं ना, मतलब जब कॉमन होता है तब तो हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल केस की बात करें जिसमें कॉमन भी है, तो उसमें तो क्या होता है, अगर ए हो रहा है तो बी भी हो सकता है ना, क्योंकि कॉमन पोर्शन है इसमें। और या मैं ये बोल सकता हूं बी हो रहा है तो ए भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इसे देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि या तो ए ही होगा या बी ही होगा। मतलब अगर ए हो रहा है तो बी के होने की कोई चांस नहीं है। तो मैं ये बात भी यहां पर लिख देता हूं कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, तो क्या होगा, इफ ए अकर्स बी विल नॉट अकर। मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा,
और सिमिलरली इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। अगर बी हो रहा होगा तो ए नहीं होगा, कोई एक ही चीज होगी, राइट। आई होप आप ये सभी बातों को लिख रहे होंगे, लिखना बहुत जरूरी है, ये सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अच्छा चलिए, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहां पर बताता हूं, इस क्लास में फिर हम इतना ही करेंगे। अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से। जैसे मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बहुत सारी बातें बताई कि वो होते क्या है, उसी तरह अब मैं आपको बताने जा रहा हूं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या बता रहा हूं मैं आपको? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो फिर से समझते हैं हम इसको। ए और बी अगर दो इवेंट्स में आपको लेकर के समझाऊं तो दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। उन्हें हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे? इन्हें म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे? जब, अब ध्यान से आप सुनेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जबकि दो इवेंट्स या जितने भी इवेंट्स हम ले रहे हैं वो सारे इवेंट्स अगर हम मिला दे तो उनसे पूरी सैंपल स्पेस कवर हो जाए, पूरी सैंपल स्पेस कवर हो जाए। आपको याद होगा सैंपल स्पेस का मतलब था सारे आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब है अगर मैं इन इवेंट्स को ले लूं, इकट्ठा कर दूं, दोनों को मिला दूं, तो अगर इन दोनों इवेंट में सारे आउटकम्स कवर हो जाए तो हम बोलेंगे दे बोथ आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इनको क्या बोलेंगे हम? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब ये निकला कि इन्होंने मिलकर के सारे आउटकम्स को एग्जॉस्ट कर दिया। एग्जॉस्ट कर दिया मतलब सबको कवर कर लिया, सबको फिनिश कर दिया, सारों का काम खत्म कर दिया। ठीक है ना? अब मैं अगर पहले आपको वेन डायग्राम के थ्रू ये बात बताना चाहूं तो वो कैसे होगा? ये अगर हमारी सैंपल स्पेस है तो इस बार देखिए मैंने दो इवेंट्स बनाए ए और बी, और वो इस तरीके से बने। ये है हमारा इवेंट ए और ये है हमारा इवेंट बी। आप बताइए ये दोनों इवेंट्स ने मिलकर के, अब देखिए जरूरी नहीं हम इवेंट को सर्किल के फॉर्म में शो करें, हम किसी और शेप में भी शो कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर जो आपको इवेंट दिखाया वो ऐसे ब्लॉक बना करके यानी रेक्टेंगल बना के दिखा दिए। आप गौर से देखिए दोनों इवेंट्स ने मिलकर के पूरी सैंपल स्पेस को कवर कर लिया अपने आप में, तो हम इनको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो बता देता हूं। देखिए अगर ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए यूनियन बी, आप जानते हैं ना ए यूनियन बी किसको कहते हैं? ए यूनियन बी में हमारा वो पूरा एरिया कवर हो जाता है जो ए और बी सेट में दिख रहा है। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ए और बी सेट दोनों मिला के जितना एरिया कवर करते थे तो मैंने उसको ग्रीन बाउंड्री से आपको शो किया था यहां पर, और उस पूरे को हम क्या कहते थे? ए यूनियन बी। तो ऐसे ही यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ए यूनियन बी अगर मैं कह रहा हूं तो आप साफ देख सकते हैं कि यहां पे ए यूनियन बी में तो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस आ गई, पूरी सैंपल स्पेस इन्होंने मिलकर कवर कर ली, कुछ बचा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। सैंपल स्पेस आपको ध्यान होगा, और मैंने आपको ये बात हमेशा बताई है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ऐसा ही है ना, हमने सैंपल स्पेस के साथ में ये बात समझ ली थी कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? 1 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं फिर से, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, अब मैंने यहां पर दो इवेंट्स बनाए ए और बी, और ए इवेंट क्या है? दैट द कार्ड इज रेड कार्ड। ये तो पहला इवेंट है कि कार्ड रेड कार्ड होना चाहिए, और दूसरा है कार्ड इज ब्लैक कार्ड। आप मुझे बताइए इन दोनों इवेंट्स को अगर मैं मिला दूं तो कोई केस बचेगा क्या इनके अलावा? नहीं, इनमें तो सारे के सारे आउटकम्स कवर हो जाएंगे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी यहां पर क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। और यहां पर अगर कोई मेरे से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो मैं बोलूंगा वो 1 के बराबर आएगी। इज इट राइट?
ठीक है, चलिए, तो आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होगी। और फिर इसके अलावा हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझा। हमने इंटरसेक्शन और यूनियन ये वाले कॉन्सेप्ट्स को भी समझा। तो मैं आपको अब ये सभी कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट क्लास में 3 इवेंट्स को लेकर के समझाऊंगा। अभी तक तो मैंने आपको 2 इवेंट्स लेकर समझाया, अब मैं आपको 3 इवेंट्स वाला केस भी समझा दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 इवेंट्स के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, मैक्सिमम 3 इवेंट्स। तो मैं आपको वो वाला केस भी समझा दूंगा, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, थैंक यू।